नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अभी कुछ 2 हफ्ते पहले जब नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे बिहार में, तो कई लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, खासकर उन लोगों में जो मोदी सरकार का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जी ने न केवल चाणक्य दादा को उन्हीं के खेल में हराया, लेकिन जितनी जल्दी और तेजी से उन्होंने ये कार्य किया, वो वाकई में एक प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी ही है। वो जरूर इस बात को याद रखेंगे और इसका एक तरह से बदला जरूर लेंगे। और इसका प्रमाण कुछ आने भी लगा है कि सीबीआई और ईडी एकदम से तेजस्वी यादव के पुराने केसों में फिर से सक्रिय हो गई। लेकिन इस पारी के विजेता तो नीतीश कुमार जी ही रहे हैं। यहाँ तक कि उनके कुछ साथी ये भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2024 में मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार जी इस बात का खंडन करते आ रहे हैं। अब इन सब चीजों से एक बार हटकर और ये सरगर्मियों से दूर जाकर ये सोचिए कि क्या नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वो बहुत दूर की बात है, क्या वो दोबारा से एक मुख्यमंत्री बनने लायक भी हैं या नहीं। ये घटनाक्रम इतनी तेजी से चला है कि हम सब और खास करके न्यूज़ चैनल एक बार को नीतीश कुमार जी के परफॉर्मेंस को भूल चुके हैं। आखिरकार वो बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 17 साल से रहे हैं और इन 17 सालों में उन्होंने कई बार पासे बदले हैं। कभी वो बीजेपी के साथ, कभी यूपीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। लेकिन उनकी जो गवर्नेंस है और जो परफॉर्मेंस रही है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही हुआ है। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी ने जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद असेंबली भंग करनी थी और दोबारा से इलेक्शन बुलाने चाहिए थे। इससे जो ये इधर उधर कूदते रहते हैं दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच में, उसको कहीं पे एक क्रेडिबिलिटी स्थापित हो जाती, एक साख मिल जाती। तो आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा बिहार की। बिहार के बारे में मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ डेटा दिखाऊंगा जो कि बहुत ब्रॉड लेवल है। और ये बड़े खेद की बात है कि बिहार, जहाँ तक के विकास की बात हो या गवर्नेंस की बात हो, भारतीय राज्यों में से वो सबसे निम्न स्थान पर ही बना हुआ है। ये तो बिहार की गरीब जनता ही है जो सदियों से कष्ट झेलती आ रही है। और जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री, चाहे वो राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये सब, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती ही नहीं। ये डेटा तो मैं दिखाऊंगा ही, इसके साथ ही मैं एक इंटरव्यू दिखाऊंगा जो मैंने एक बिहारी युवक का लिया है, जो बिहार से हैदराबाद में काम करने आया हुआ है और बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की देखभाल कर पा रहा है। आप इस युवक को जरूर सुने, क्योंकि जो हालत वो बिहार की बता रहा है, वो शायद ही आप और कहीं सुनेंगे। वो डेटा में भी वो सामने नहीं आती है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बिहार में बेरोजगारी कितनी है। ये भारत का बेरोजगारी का ग्राफ है, जनवरी 2016 से जुलाई 2022 तक। ये पैंडेमिक के दिनों में बेरोजगारी बढ़कर 23.5% हो गई थी। उसके बाद नीचे आई, लेकिन 2020 से ये ऊपर नीचे जाती ही आ रही है। पिछले महीने जुलाई 2022 में बेरोजगारी ऑल इंडिया लेवल पर 8.2% थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिहार का बेरोजगारी दर। ये देखिएगा, मैं आगे जो डेटा है वो मैंने सीएमआई से लिया है, जून 2022 का और अगस्त 2022 का। और इन 2 महीनों में आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है।
ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है जून 2022 में, जिसमें भारत की अनएम्प्लॉयमेंट दर थी 7.6%। उस समय बिहार की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर थी 13.3%। और नेक्स्ट उसमें ये अगस्त 2022 का चार्ट है। इसमें भारत की अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़कर 8.2% हो गई और बिहार की 18.8, भारत की दर से लगभग 10% ज्यादा। ऐसा नहीं है कि बिहार में बेरोजगारी पिछले 1-2 महीने में ही बढ़ी है। मैं आपको बिहार का बेरोजगारी कर्व भी दिखा रहा हूँ। ये बेरोजगारी का कर्व बिहार का, जो कि पीले रंग में है। उत्तर प्रदेश एक नेबरिंग स्टेट है, उसका ये कर्व है, और भारत की दर है लाल रंग में। जनवरी 2017 में बिहार और यूपी की दर भारत की अनएम्प्लॉयमेंट दर से कम थी, लेकिन उसके बाद बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही गया और जनवरी 2022 में 18.8% रहा। उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार से कम थी जिसकी दर, वो जनवरी 2019 में पीक की, लेकिन उसके बाद लगातार घटती जा रही है और इस समय इंडिया का जो रेट है उससे करीब आधी है। तो दो राज्य जो कि अगल बगल हैं, जिनकी इकोनॉमिक हालत लगभग सिमिलर है, वहाँ पे बेरोजगारी में इतना बड़ा फर्क है। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का इश्यू तो बना ही हुआ है। और 2017 से कौन है चीफ मिनिस्टर बिहार का? वो तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो एक तरह से वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार बाकी राज्यों के मुकाबले में कहाँ पर है, ये ग्राफ देखिए। जहाँ तक बेरोजगारी के दर का सवाल है, बिहार नंबर 2 स्थान पर है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जून 2022 में राजस्थान में थी, 22.2%। और बिहार के बाद आता है हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि। जून 2022 में बिहार में लगभग 57 लाख नवयुवक बेरोजगार थे। बेरोजगारी की दर कंप्यूट की जाती है किसी भी देश की टोटल वर्कफोर्स कितनी है और कितने लोग बेरोजगार हैं, इसको डिवाइड करके और प्रतिशत निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भारत में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नवयुवक बेरोजगार हैं और 1 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो नौकरियां एक्टिवली नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर मिल जाएगी तो वो करेंगे। तो इस हिसाब से टोटल बेरोजगार जो हिंदुस्तान में है वो लगभग 5 करोड़ 30 लाख, यानी कि 53 मिलियन पीपल। और यही फिगर आप न्यूज़ में भी देखते होंगे और सीएमआई की रिपोर्ट्स में भी। सीएमआई के मुताबिक 15 से 34 साल के युवक वो उस कैटेगरी के होते हैं जो कि नौकरियां ढूंढते हैं, या तो उन्हें नौकरी मिल जाती है या बेरोजगार रहते हैं। तो ये है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का नक्शा, जो युवक हैं 15 से 34 साल के बीच में। इसमें लाल रंग जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो 18% से ऊपर हैं, 18 से लेकर 25 के बीच में। ये जून 2022 का डेटा मैंने प्लॉट किया है। तो आप देखेंगे राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा और बंगाल, ये सब रेड कलर या पिंक कलर में है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बनी हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र और तेलंगाना आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वही स्टेट्स हैं जिनको हम बीमारू भी बोलते हैं, और ये शायद केवल एक कोइंसिडेंस ही है कि इन राज्यों में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ही पावर में बनी हुई है। अब हम कुछ और पैरामीटर्स देखते हैं जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं, जो कि निर्मला सीतारामन जी ने फरवरी के महीने में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। बिहार की पर कैपिटा इनकम इस वक्त 610 यूएस डॉलर्स के बराबर है, जबकि हिंदुस्तान की एवरेज पर कैपिटा इनकम 2200 यूएस डॉलर्स है। 36.6% राज्य के लोग जो हैं
वो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे हैं। और एक और बहुत स्ट्राइकिंग बात है बिहार के बारे में कि एक एवरेज बिहारी दिन में 61 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत में औसतन एक व्यक्ति 182 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। पर कैपिटा पावर कंजम्पशन या बिजली की खपत, ये भी अगर फिगर देखें तो ये भी उस राज्य के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। भारत में एवरेज पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 1208 किलोवाट है, जबकि दुनिया में यही फिगर 3260 किलोवाट का है। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली की पर कैपिटा खपत होती है दादरा नगर हवेली में 15,000 किलोवाट आवर से ज़्यादा। और सबसे नीचे फिर से बिहार है, जहाँ पे पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 332 किलोवाट ही है, लगभग भारत के एवरेज से एक चौथाई। बिहार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या तो बिजली अभी पहुंची नहीं है गांव में, बट हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे देश में बिजली पहुंच चुकी है। और तो अगर बिहार में पहुंच गई है तो वहां के लोगों की एक क्षमता नहीं है कि वो बिजली खरीद सके। चलिए अब देखते हैं सन 2000 के बाद कितनी बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस टेबल में मैंने दिखाया है जो लाल रंग की रोज है, ये वो पीरियड है जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। दो बातें नोट करने वाली हैं। पहला तो ये कि नीतीश कुमार जी कभी इलेक्शन आज तक बिहार में नहीं लड़े हैं। वो हमेशा एमएलसी यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे हैं, और इस वजह से वो मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल थे। दूसरी चीज, उन्होंने पिछले 15 साल में 3 बार साइड स्विच की है बीजेपी और यूपीए या महागठबंधन के बीच में। सबसे पहली बार सन 2000 में जब इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार जी ने अपना स्टेक क्लेम किया चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन केवल 7 दिन ही ये मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि ये विधानसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के पहले ही ये रिजाइन कर गए। उसके बाद राबड़ी देवी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी और लगभग अपनी टर्म 5 साल की उन्होंने पूरी की। 2005 में 2 बार बिहार में चुनाव हुए थे। एक फरवरी में, जिसमें कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी और प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया था। और दोबारा से अक्टूबर में फिर चुनाव हुए, उसमें नीतीश कुमार जी फिर वहां के चीफ मिनिस्टर बने एनडीए के साथ में मिलकर। 2010 में अगले चुनाव में नीतीश कुमार जी ने साइड बदली, वो इस बार यूपीए के साथ आए और फिर से वहां पे चीफ मिनिस्टर रहे 2014 तक। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया और जीतन राम मांझी को वहां पे करीब 8-9 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन अगले चुनाव जो 2015 में थे, उससे पहले वो वापस वहां पे चीफ मिनिस्टर बन गए। इस दौरान यूपीए का उनको समर्थन प्राप्त रहा। 2015 में वो महागठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बीच में ही उनकी तेजस्वी यादव से अनबन हो गई कुछ करप्शन इश्यूज लेके, और उन्होंने फिर से साइड स्विच की। चीफ मिनिस्टर वो बने रहे, लेकिन एनडीए का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। 2020 अक्टूबर में फिर से चुनाव हुए, यहाँ पे इस बार वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े। और अभी हाल में 9 अगस्त को उन्होंने फिर से एक बार साइड स्विच की, और अब वो महागठबंधन के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कि नीतीश कुमार जी ने कितनी बार साइड स्विच की, मैं भी एक तरह से इसमें कंफ्यूज ही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी पार्टी जेडीयू बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और इस वजह से उनका क्लेम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रहता है। आइए जेडीयू की परफॉर्मेंस देखते हैं। ये बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस हुए थे उसका रिजल्ट है सन 2000 से। 2000 में समता पार्टी अलग लड़ती थी, जेडीयू अलग लड़ती थी। फरवरी 2005 का जैसा इलेक्शन मैंने कहा, उसमें कोई भी बहुमत में नहीं आया। अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ 2005 में, उसमें जेडीयू को 88 सीट मिली थी
और ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उन दिनों। 2010 के इलेक्शन में फिर से जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही, 115 सीट मिली बीजेपी को 91। 2015 के बाद से जेडीयू कभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही है। 2015 में 71 और 2020 में केवल 43 सीट्स मिली। 2015 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और 2020 में भी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी रही है। और इससे ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जब जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, उससे अगले इलेक्शन में जेडीयू की सीट्स कम हो गई हैं। और इसीलिए शायद इस बार उन्होंने हड़बड़ाहट में और घबराहट में एकदम से एनडीए का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अगले इलेक्शन में वो 43 सीट से भी शायद नीचे पहुंच जाते। अगर किसी स्टेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखनी है तो नीति आयोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट्स हैं जो हर साल वो जारी करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इन रिपोर्ट्स के पिछले 2-3 साल की मैं दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं बिहार की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इन दिनों नीतीश कुमार जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो थे ही। इन 3 रिपोर्ट्स के जरिए हम बिहार की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो 2018-19 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में ओवरऑल पोजीशंस है ये स्टेट्स की। इसमें बिहार की पोजीशन नीचे से दूसरी थी। बिहार के पॉइंट्स थे 46 और जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट्स थी केरला और हिमाचल प्रदेश, उनको 69 पॉइंट्स मिले थे। 2019-20 की रिपोर्ट में बिहार फिर से नीचे से दूसरे स्थान पर था, 33 पॉइंट्स लेकर। सबसे नीचे झारखंड थी 28 पॉइंट और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तमिलनाडु का रहा था 72 पॉइंट्स पर। 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार अनफॉर्चुनेटली सबसे नीचे स्थान पर पहुंच गया 52 पॉइंट्स लेकर। सबसे ऊपर केरला था 75 पॉइंट्स लेकर। तो नीतीश कुमार के पीरियड में बिहार एक तरह से नीचे ही फिसलता जा रहा है। अब आप लोग खुद ही ये जज कर लीजिए कि नीतीश कुमार जो पिछले 17 सालों से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बिहार हर तरह से नीचे ही जाता जा रहा है, क्या उनको शोभा देता है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री एक बार फिर बन जाए। अंत में मैं उस बिहारी युवक का इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ जो कि इतनी दूर बिहार से हैदराबाद में आकर काम कर रहा है। थोड़ा उसकी भी आप सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हरिकांत ओझा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो आप बिहार में किस जगह से हो? मैं बिहार में बक्सर से हूँ। तो इतना दूर आप हैदराबाद में क्यों आए हो? उधर रोजगार करने का कुछ काम नहीं है सर। उधर में हम लोग का रोजी इतना कम कोई काम धंधा नहीं रहता है, इसीलिए हमको इतना दूर आना पड़ता है। तो आप शादीशुदा हो क्या? नहीं। आपके और भाई बहन भी हैं? हाँ है। उनका भी आप ही ख्याल रखते हो या वो लोग काम कर रहे हैं? हम रखते हैं, कभी कभी वो भी लोग काम कर लेते हैं। तो आप अकेले यहाँ आए हो अपनी फैमिली से या और भी लोग हैं? हम लोग 2 भाई सिर्फ आए हैं। तो बक्सर से हैदराबाद तो बहुत दूर है, जाने आने में दो दिन लगता होगा? हाँ, 2 दिन लगता है। तो साल में कितनी बार आप जाते हैं? साल में हम लोग सर 6 महीना कभी 8 महीने करके जाते हैं। साल में 2 बार आप चले जाते हो। तो बिहार में आपको वहाँ जॉब नहीं मिलता, पटना में या बक्सर के अंदर या बेगूसराय या जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जहाँ पे? नहीं। क्यों वहाँ पे क्यों नहीं मिलता आपको? वहाँ पर छोटी छोटी कंपनियाँ हैं सर, लेकिन वहाँ के लोग जो आजू बाजू के रहते हैं उन लोग के वजह से ज़्यादा लोग का काम नहीं रहता है, 10-5 लोग का रहता है। छोटा छोटा में कितना काम रहता है, जो हम लोग बड़ी कंपनी देखते हैं तो उसमें अच्छा रहता है। आपका खेती बाड़ी भी है? लेकिन ज़्यादा नहीं है सर। ज़्यादा उससे आपका फैमिली का नहीं चल पाता? नहीं। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, 10 तक पढ़े हो। आगे नहीं पढ़ पाए? नहीं, हम लोग का मजबूरी हो गया पढ़ाई करने के लिए, लेकर स्कूल के लिए, ये चीज़ के लिए। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। तो वहाँ आपके साथी लोग भी बिहार से यहाँ होंगे, काफ़ी हैं हैदराबाद में? हाँ है। कितने आपके रफली, आप कितनों को जानते हो? मैं यहाँ 10 लोग को लोगों को। सब इसी वजह से आए? हाँ।
तो वहाँ का राजनीतिक सिचुएशन में क्या वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, क्यों आ रहे हैं आप लोग इतना दूर? यहाँ नौकरियाँ का सवाल है सर कि क्योंकि हम लोग के तरफ में कंपनियाँ थी पहले बंद हो गई, और जो पहले के रोजी रोटी करने वाले थे वो लोग पहले थे, हम लोग कभी नए नए में बाहर निकले। वहाँ का लोग का ये चीज़ होता है तो पुराने लोग का रखते हैं, नए लोग का भी चालू करने के लिए बोले कि काम होगा तो देंगे, अब नहीं होता है तो कोई छुट्टी जाता है तो मिलता है, परमानेंट काम नहीं मिलता है हम लोग को। तो सरकारी नौकरियां नहीं है कोई? नहीं। जो कोई चपरासी टाइप की या जो आप जैसे यहाँ सिक्योरिटी का काम करते हो, हाँ। वहाँ नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं, मिलता है तो कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन तो मिलता नहीं है। नहीं। लोग बहुत हैं। कितने लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं आपके गांव में ऐसे? 50%। 50% बेरोजगार हैं। और वो लोग कैसे जी रहे हैं वहाँ पे? अपना छोटा मोटा कारोबार करके गांव में गुजर करते हैं वो लोग। आप यहाँ पर जो काम करते हो उसमें घर कितना पैसा भेज देते हो? महीने के 8,000 10,000 करके भेज देता हूँ। 8,000 भेज देते हो, तो आप यहाँ पे कितने में पैसे आपके पास बचते हैं? मेरे पास 3,000 4,000 करके बचता है महीने पूरा का। महीना आप 3-4 हज़ार रुपए में गुजार देते हो? हाँ। और उसका आने जाने का भी पैसा उसी से ही निकालते हो? हाँ। तो बहुत टफ है आपकी लाइफ। और थोड़ा गुजर करना पड़ता है क्योंकि हम लोग का काम सीखने के लिए हम लोग तरह में कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग का कंपनियां देखना पड़ता है। कंपनी में जगह नहीं मिलता है तो कभी बाहर कहीं निकले तो हम लोग का कुछ भी काम मिलता है हम लोग कर लेते हैं। तो आगे क्या प्लान है आपका? कुछ आगे और सीखने का है? मेरे को काम सीखने का है, और क्या काम थोड़ा अच्छा रहेगा तो कंपनी में भी जो अच्छा काम मिलता है सीखने का करने का हम लोग सीखने के लिए रेडी रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।